हेलो, नमस्कार छात्रों। आज हम 10वीं कक्षा का 10वां जो पाठ है पूरक पाठ के अंतर्गत जो उस कहानी विधा का ये जो पाठ है और इस पूरक पठन के अंतर्गत ये कहानी विधा का जो पाठ है उसका नाम है ठेस। उस ठेस जो ये कहानी है, जो आंचलिक कहानी है, उस आंचलिक कहानी आज हम देखने जा रहे हैं। उसके रचयिता जो है वो है फणीश्वरनाथ रेणु जी। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी, उनका जन्म 1921 में बिहार राज्य के अंतर्गत पूर्णिया में हुआ था और उनकी मृत्यु 1977 में हुई। हिंदी काव्य धाराकारों बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आजादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने आंचलिक उपन्यास, कहानियां लिखी हुई हैं। तो इस फणीश्वरनाथ रेणु जी की ये जो कहानी है, ठेस नाम की 10वीं कक्षा के किताब में 10वां पाठ के अंतर्गत पूरक पठन के अंतर्गत यह कहानी आती है। तो उस कहानी का नायक है सिरचन। इस सिरचन के माध्यम से ये जो ठेस नाम की जो कहानी है, यह बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित ये एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन का सामाजिक संबंध, कारीगरी और कारीगरी करने वाले जो कारीगर होते हैं, उन कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े सुंदर ढंग से यहाँ चित्रित किया है। तो हम इस कहानी की शुरुआत हम जो करते हैं, तो लड़के कहता है कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेकार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर एक ताही काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ, धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। कोई एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। देखिए, चटोर जो है, चटोर को हम कहेंगे स्वाद लोलुपता। उसके बाद जो मड़िया शब्द यहाँ आया है, मड़िया को हम कहेंगे झोपड़ी। तो एक समय था जब उसकी मड़िया झोपड़ी के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे और कहते थे, अरे शिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। शीर्षन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। तो चीक का मतलब होता है बांस की तिलियों से बना हुआ पर्दा। बांस की जो तिली होती है, उससे यह पर्दा बनता है। लेकिन कहता है, मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा, सिरचन को खाने के लिए क्या क्या बनाओगी। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे पास काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के के एक बार छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सचिन। बेपानी करना इसका मतलब है अपमानित करना। उसने कहा था, तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? इस प्रकार सिरचन ने पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़कों को अपमानित किया किया था। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखती ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मत रही थी तुम्हारी याद आई।
खुशामद करती है वो सुरचन की। मतना इसका मतलब है गुसड़ना। नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद। घी की खोकरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। चूड़ा इसका पोहे कहते हैं, दूध और पोहा, दही और पोहा सुरचन को बहुत पसंद था। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी नन्ना रूठी हुई है मोती के शीतल पाटी के लिए। तो मोती की शीतल पाटी, मोती एक प्रकार का घास होता है, और शीतल पाटी यानी हम मराठी में उसे चटई कहते हैं। उस चटई और चटई मोती के घास से बनी जो चटई होती है, बड़ी बेटी के ससुराल ने यह उसकी संवाद आया है, मैसेज आया है कि उसकी बड़ी बेटी की नैन रूठी हुई है, क्योंकि उसे भी मोती की घास से बनी हुई चटाई यानी शीतल पाटी चाहिए। शिवचंद अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता है, तो उसे चूड़ा और दही का स्वाद, उसकी जो सुगंध आती है, उससे मुंह में पानी भर आता है। और ललचाते हुए वह कहता है, घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। अब देखिए अगले पन्ने पर, शिरचंद जाति का कारागिर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक बार मोती और पटेर को हाथ में लेकर जतन से उसकी कुच्ची बनाता है। कुच्ची का मतलब होता है, जो मराठी में हम कहते हैं केरसुनी, झाड़ू। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त हो जाता है। काम करते समय उसकी तन्मयता से जरा भी बाधा पड़ी कि घेऊन सांप की तरफ पुकार उठता है। काम करते वक्त किसी भी प्रकार की बाधा सिरचन को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चिढ़ जाता है, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचोर मुंहचोर है, लेकिन काम चोर नहीं, ऐसा भी कहता है। बिना मजदूरी के पेट भर बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात जरा भी झाला वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर उसे कोई काम करते वक्त कोई कुछ अगर भला बुरा कहता है तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। शिरचन को लोग चठोर भी समझते हैं। तली बगारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। उसे खाने का बहुत बड़ा शौक है। अगर अच्छी अच्छी पसंद की चीज़ें अगर उसे बनवा दिया जाए तो चला आता है। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई कर, अगर उसे खाने पीने को कुछ कम दिया जाए तो उस काम भी अच्छी तरह उसके हाथ से नहीं होता। काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा। आज तो अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं, वो काम छोड़कर चला जाता है। अध कपाली दर्द का मतलब होता है जो आधे माथे में दर्द जो होता है, उसे अध कपाली दर्द कहा जाता है। वो कहता है कि आज तो मुझे आधे माथे में दर्द है, मैं माथा टनटना रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं किसी दिन आकर पूरा दूंगा। किसी दिन का मतलब होता है फिर वो कभी नहीं आएगा। मोती घास और पटरी के रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, जो है जो यह आपको पीपीटी में दिखाई दे रहे हैं, वो जो चीज़ें हैं सब चीज़ें वो बनाता है। भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी जो चित्र में नीचे की तरफ दिखाई देती है, छतरी टोपी, तथा उसकी तरह से बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। ये जो चीज़ें दिखाई देती है वो सब चीज़ें सिरचन ही बनाता है। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकामा काम समझते हैं लोग।
बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बेकाम का। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसे बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी। ठहरो, मैं माँ से जानकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात की ही बड़ी होती है, नहीं तो दो तीन पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, शर्चिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। खेसारी का सत्तू, खेसारू का मतलब होता है एक प्रकार की दाल, और इस दाल को भून कर जब उसका आटा बनाया जाता है तो उसे कहते हैं सत्तू। खेसारी का सत्तू कहता है। महाजन टोले के बच्चू महाजन की बेटी सच्चन के पास दिल फला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो तीन पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? वह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, ऐसा जवाब शिक्षण देता है। इस बार सबसे छोटी बहन लेके कहता है कि लेके की सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दी है। लेखक के बहन छोटी बहन का नाम है मानू, उसकी शादी हो चुकी है और पहली बार वह अपने मैके आने के बाद ससुराल जा रही है। तो उसके दूल्हे ने लिख कर दिया था कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए। कोई बात नहीं, तीन जोड़ी फैशनेबल चीका और पटेर की दो शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो? भाभी ने हंसकर कहा था, बेरंग वापस। इसलिए एक सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगा कर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। तो माँ सचिन को कहती है कि यह मेहमानों को देना है, इसलिए तुम बहुत अच्छे से काम करो। मैं तेरा मेहनताना के रूप में मैं क्या कर दूंगी, एक मुहर छाप वाली धोती मैं तुझे जरूर दे दूंगी। पान जैसी पतली छुरी से पास की तिलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में छब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा, यानी पर्दा, बांस की तिलियों से बना हुआ पर्दा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। मजली भाभी से डर गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में वह सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है, तो मानू दीदी का दूल्हा अफसर अफसर दूल्हा है, इसलिए मैं ये चीज बनती हूँ, मैं तो कोई मोहर वाली धोती के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कहता है। मजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात कर रही हो बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना? तो क्या कहती हैं, वो कहती हैं, किसके मुंह लगती हो बहू? का चाची कहती है, मोहर छाप वाली धोती के लिए वो नहीं आया है, तो यहाँ तो बेटी की विदाई हो रही है और नई नई मिठाइयाँ, मुगिया के लाडू जैसी मिठाइयाँ मिल रही है, इसीलिए वो आया है।
दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। यानी बहुत अच्छी वो चिक बनाता है। 7 रंग के सतभैया तारा। अपने काम में मगन श्रीचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती। वो अपने काम में भी मगन रहता है। चीख में सुतली की फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया। श्रीचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज श्रीचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवरा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, शिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। शिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की बहुएं तन गई और वह मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। शिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, आपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोल कर बांटती है क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगा मुंह लगाना से सिर पर चढ़ेगा ही। किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। शिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहू से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। शिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीख में बंधे और डालने लगा। उतने में मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, उस जमाने में पान खाने को मेहमानों के लिए पान बना कर दिए जाते थे। वो मानू बाहर पान को सजाकर बैठक खाने में जा रही थी। उसमें से उसने एक पान पान जो था बनाया हुआ पान वो सचिन को दिया और बोली, शिरचंद दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। चिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। चिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। चिरचन ने चाची को अपनी ओर से अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी चिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम गम कौवा जर्दा खाते हो। चटोर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा पान को मुंह में बुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पिक थुकाया। अपनी छुरी, हसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखी। टंकी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। 7 तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मैं इसे खरीद कर बेच दूंगी। मैं सिरचन को मनाने के लिए कहता है। मैं अब सिरचन को मनाने उसके घर गया तो देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेट कर वह सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटी बेटियों को ले गई अपने साथ।
बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं इसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बनी हुई है। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। कहा भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया, कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। उसे बहुत बुरा लगा था। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन चीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता, क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली, बेचारी। किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था, लेकर ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानो बड़े जतन से चलने बहने अधूरी चीख को मोड़ कर लिए जा रही अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हुआ आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को हुआ, काम चोर चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर में कहा। चर्चिल ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखो। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचंद दादा, मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीजें हैं दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल रही। आसनी कुश यानी पूजा का वक्त जो घास से बना हुआ जो हाथ में जो डालते हैं उसे कहते हैं आसनी कुश। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। शीर्षण ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। फणीश्वरनाथ रेणु की संपूर्ण कहानियों में से ये ठेस नाम की ये कहानी ली गई है, जो एक कारीगर की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो किसे कितना बुरा लगता है। तो हमें ये साधारण जो कारीगर जो होते हैं उनकी कला बहुत ही अब नामशेष होने वाली है। तब ऐसे लोगों का अपमान हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को सम्मान हमें रखना चाहिए। इस प्रकार की सीख देने वाली जो कहानी है, इस पर जो कुछ सवाल, कुछ स्वाध्याय है कि वो भी स्वाध्याय की ओर भी हम ध्यान देंगे कि सृजन को आने वाले काम इस प्रकार सूचना के अनुसार कृत्य है कि जिसमें संजाल पूर्ण करने के लिए आपको कहा जाता है। तो ये पहला से सृजन को आने वाले काम क्या क्या आता था सृजन को। वो रंगीन शीतल पाटी बनाता था, सतरंगी डोर के मोढ़े बनाता था, बांस की तीलिया की चीख बनाता था, ताल के पत्तों की छतरी टोपी बनाता था। इस प्रकार का यह पहला सवाल है। आप ऐसे पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद सिरचन को मेहनताना क्या मिलता था, इस पर भी एक संचार पूर्ण करने के लिए आपको कहा जाएगा। मेहनताना के रूप में उसे पेट भर खाना, एक हाथ पुराना कपड़ा मिला करता था। मानू को उपहार में क्या मिला? तो मानू को उपहार में एक शीतल पट्टी दी जाती है और एक चीक जो अंत समय में सिरचन ला कर देता है। अगला सवाल है, लोगों द्वारा सिरचन के लिए प्रयुक्त विशेषण क्या क्या विशेषण लगते थे? लोग उसे मुक्तखोर कहते थे, कामचोर कहते थे, चटोर भी कहते थे। इस प्रकार का संजाल भी आपके परीक्षा में आ सकता है। पन्ना क्रमांक पर एक परिच्छेद आया है, उस परिच्छेद में कुछ व्यंजनों के नाम, इस पाठ में आए हुए व्यंजनों के नाम लिखिए। ऐसा भी एक संजाल आपको आ सकता है। तो बूंदिया, मिठाई, चूरा, गुड़ आदि व्यंजनों के नाम
यहाँ आए हुए हैं। अब किसका प्रबंध करने पर सिरचन तुरंत हाजिर होगा, इस पर भी एक संजाल आ सकता है। तो दही की कढ़ी, तली हुई तरकारी, मलाई वाला दूध आदि प्रकार के व्यंजनों का जब प्रबंध करे तो सिरचन इसी के बेकर तुरंत आ सकता है। इस प्रकार ये जो पाठ था, ये पाठ मैंने पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। उसमें जो कठिन शब्द आए थे उनको भी चित्रों के साथ आपको समझाने का प्रयास किया। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।